अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इश्यूज़ तो बहुत से हैं, लेकिन जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो आम तरफ आप शायद तवज्जो नहीं आती, मैं कोशिश करता हूँ वो आप तक ज़रूर लेके आऊँ। एक तो हमज़ा ने, शरीफ ने लंदन पहुँचते ही जो मीडिया से गुफ्तगू की वो बड़ी तकलीफ़ दे है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जुडिशल वज़ीर आला। शर्म और डूब मरने का मकाम है। एक तरफ आप वोट ख़रीद के या वोट रिजेक्ट करवा के वज़ीर आला बन रहे हैं, वो किस बात का भी? भाई आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। तौहीन अदालत तो बनती है। बहरहाल इस पर कौन करेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और जाके कहाँ किया है? लंदन में। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं। अदालतों ने मायूस किया है। आज तक निगरान वज़ीर आला का नाम सुना था, लेकिन जुडिशल वज़ीर आला का नाम पहली बार सुना है। लेकिन इंशाल्लाह हमारा कानूनी हक है, फाइट करेंगे इंशाल्लाह। आवाम देख रही है, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। हमजा साहब, अब इमरान साहब जो है वो मरकज की जानब देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, कोई खतरा है वो पाकि हुकूमत को? वो अपने गिरबान में झांके अब और फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। जी, आपने सुन लिया। मेरा मकसद शुरू में बताने का ये हाल है इन सियासतदानों का। बातें ये बाप दादा की करते हैं, लेकिन अंदर से हाल उनका, ये खोखले लोग हैं ये लोग। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए मरासला अरसाल कर दिए। बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है। 3 बड़े मेजर इशू हैं। एक तो सबसे पहला ये है कि इन्होंने वोटर राइट जो है वो ले लिया हुआ, एक तरह से यानी इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। नंबर 1। दूसरा जो अहम इशू है वो है, आपने देखा होगा 5 मुनर्रफ अरकान के हवाले से अपनी इंटरप्रिटेशन कहाँ से आ गई है। मिसकंडक्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आर्टिकल 209 और कोड ऑफ कंडक्ट बैकग्राउंड पे चल रहा है। फिर ये ख़ास तौर पर प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस, बहुत फ्लॉज हैं इसके अंदर। और रात को तो डेफमेशन का जो है ना, हद के इज़्ज़त का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से वह नोटिस जारी कर दिया है। अभी तक जितने लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने उन लोगों की तरफ से एक लिस्ट लगा कर और मैंने भिजवा दी, जो लोगों ने मेरे से रब्ता किया। लेकिन ये चलता रहेगा आगे, ये दूसरा मामला है। इसकी और डिटेल में जब मामला देखे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपने हल्फ से रूगर्दानी की है। ओवरसीज़ पाकिस्तान को गैर मुल्की करार देना जो है ना, वो संगीन खिलाफ वर्जी है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आइन के ख़िलाफ़ है। और माजी में इलेक्शन कमीशन ने ऐसे फ़ैसले किए जो आइन के और मिसकंडक्ट के ज़िम्मे आते हैं। मैंने आपके सामने बता दिया। असलम मलिक साहब ने लंदन से, और ये फिर आपके मीडिया ने बहुत कवरेज दी इसको, और वो क्या बात की है ज़रा आप सुन लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस भिजवा दिया गया। रेफरेंस ओवरसीज पाकिस्तानी असलम मलिक ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया है। रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा क्या इस्तदा की गई है इस रेफरेंस में मजीद? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी असलम मलिक ने अपने वकील अजहर सदीक के जरिए एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। इस रेफरेंस में ये कहा गया है कि पीटीआई फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार देकर मुल्की कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी की गई है। रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो आयन और कानून के मनाफी है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपने हलफ से भी रूगर्दानी की है। इस रेफरेंस में ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। ये जो रेफरेंस है ओवरसीज पाकिस्तानी असलम मलिक ने अपने वकील अजहर सदीक के जरिए जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया है। जी बहुत शुक्रिया आपका राना बिलाल तफसीलात के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस भिजवा दिया गया है। रेफरेंस ओवरसीज पाकिस्तानी असलम मलिक ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया है।
इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस अरसाल। रेफरेंस ओवरसीज पाकिस्तानी असलम मलिक ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल किया है। रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, रेफरेंस के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवा दिया गया है। ये रेफरेंस पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी असलम मलिक की जानिब से जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह एडवोकेट अजहर सदीक ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया। रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी को गैर मुल्की करार देकर मुल्की कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। अजहर सदीक एडवोकेट ने यह भी नुक्ता उठाया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले से। दूसरा जो अहम इशू है साथ साथ है हद के इज़्ज़त के हवाले से सेक्शन 237 बैकग्राउंड में चल रहा होगा जो इम्यूनिटी की बात करता है। जब सरकारी ओहदे पे बैठे हों तो गुड फेथ में जो काम करें उस आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं है। अगर बैड फेथ में किया हो तो ये तो प्रामा फिशाई बैड फेथ में आपने जिस तरह के मामला को उठाकर देखा, इसलिए ओवरसीज़ की पाकिस्तान की तरफ से डेफेमेशन का नोटिस जारी कर दिया। और कोशिश यही होगी आइन और आगे काम काफ़ी हो रहे हैं ओवरसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। मैं आगे बहुत सीरियस इशू लेके जा रहा हूँ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरफ से पैसों का उन्होंने कहा ये प्रोहिबिट कर दिया है और ये कन्फिस्केट हो जाएंगे। भाई मेरा पैसा है, मेरी कंपनी, मैं क्यों कन्फिस्केट कराऊँ? मैंने तो इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मामला पैसे दिए हैं ताकि वो इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मामला तो आके लेके चले। इसको बाकायदा वसूल मैंने करवा दिया था, ईमेल गया हुआ था और वो ठप्पे जिसे कहते हैं वहाँ बाकायदा बाई हैंड भी वसूली इनकी मैंने मरासलों की करवा दी है, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। बड़ा अहम इशू है और ये सिंध हाई कोर्ट में है। 2 सके भाइयों और दीगर लापता अफराद के बाजियाबी के हवाले से केस की समाअत है। CTD और दीगर हकाम ने जवाब जमा करा दिया। इमरान महमूद सभी महमूद बाजियाब होकर घर पहुंच चुके हैं और सगे भाइयों की बाजियाबी के बाद दरख्वास्त निपटा दी है। नॉर्थ नौजमाबाद से लापता होने से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और रिपोर्ट तलब की थी। अगला जो आखिर में जो अहम इशू है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जजिस तकर्री से मुतालिक एडवोकेट अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से मैं इनसे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि एक ही नुक्ता नज़र के लोग जो हैं ना वो बाकायदा लाए गए हैं ताकि वो एक मामलात को लेकर चलें। और ये सारे जो लोग हैं अरसे से ये मौजूदा हुकूमत की फेवर करते आए हैं। जब ये अपोजिशन थी तब से ये चले आ रहे हैं और बहरहाल इनका अपना एक तरीक़ाकार है। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरमीम लाई जाए। ये पता नहीं कैसे कहना चाह रहे हैं रूल्स तरमीम लाई जाए। पहले इस तरह से होता रहा है। इफ्तिखार चौधरी और दौर में सारे ये खामोश बैठे हुए थे और ये आप सब देख सकते हैं जस्टिस काजी फाइज साहब उस वक्त क्यों खामोश बैठे रहे? ये सारा कुछ उस वक्त भी होता रहा है, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिए? ये सवाल तो उठते हैं ना। और ये भी सारे खामोश बैठे रहे। 4 हफ्तों में कहा जुडिशल कमीशन रूल में तरमीम करे। 28 जुलाई के इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग और मिनट्स पब्लिक नहीं किए जाने चाहिए थे। ये एडमिशन है इस बात का कि जो बातें जजिस ने कही हैं, जो मिनट्स बताते हैं वो सच बता रहे हैं ना। पोर्ट्रे बाहर आकर क्या किया गया वो तकलीफ मामले। हमारी अदलिया में तकसीम की कोशिश की गई, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तारीख में इससे पहले भी PLD 2009 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 वो जजिस के लिए इस बैकग्राउंड पे चल रही होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में आते रहे वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। और मैं बार बार क्लियर करता हूँ आप लोगों को, मैं बार बार क्लियर करता हूँ अपना जो हमारा आईने पाकिस्तान 1973 है ये मैं आप लोगों के सामने रख देता होता हूँ। और बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि कन्फ्यूजन रहती है कि पता नहीं। और ये अगर आप सिंपल सी अगर आप आ जाएँ आर्टिकल 175 में आ जाएँ और वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जजिस की तैनाती करते हुए 177 के अंदर कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है 5 साल जज रहना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है, और 15 साल वकील के तजर्बे के तौर पर। तो इसके अलावा सीनियरिटी का प्रिंसिपल पता नहीं कहाँ से ले आए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस के हवाले से आर्टिकल 180 में है, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, वहाँ लिखा है द मोस्ट सीनियर जज। तो अगर यही बात थी, मैं फिर बताता हूँ कि हाई कोर्ट के जज में तो ऐसे जजेस आते हैं तो वो भी मोस्ट सीनियर लगाए। वो मोस्ट सीनियर के हवाले से तो कभी सवाल पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल सवाल पैदा नहीं हुआ। और ये आजकल जो हो रहा है, लोग कहते हैं कि हम ख्याल जजेस आने चाहिए, भाई जो मेरिट के ऊपर है वो आने चाहिए। और बार काउंसिल जिस तरह का रोल प्ले करिए, मेरिट का रोल नहीं है।
इनका नुकसान इनको सुप्रीम कोर्ट बार के इस दफ़ा के इलेक्शन में होना है, इन्हें रफ करना है कि ये फैसला करें। और जस्टिस सजाद अली शाह और अटॉर्नी जनरल के खतूत पढ़े। अब सुनो जरा, अक़लियती मेंबरान के कहने पर जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म नहीं करना चाहिए था, तमाम मुशावरत से फ़ैसले होने चाहिए। आप लोग चाह रहे हैं अख्तर साहब, आप तो चाह रहे हैं कि वो आप लोगों की मर्ज़ी के जजेस आएँ, ये मर्ज़ी की किसी की नहीं चलनी है। वहाँ बैठकर जो मेरिट पे आ रहा है, सीनियरिटी का प्रिंसिपल तो मैं तो बिल्कुल इसके हक़ में नहीं, सवाल ही पैदा, सीनियरिटी पता नहीं कहाँ से आप उठा कर ले आए हैं या क्या मकसद है आप लोगों का। चलें, कुछ मीडिया से मेरी गुफ्तगू रही, कुछ चैनल के साथ, चाहे वो आपको बैकग्राउंड प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं चला देता हूँ, जो मेरी डिस्कशन हुई सुन लीजिएगा। मामले को पहले अदालत में चैलेंज किया जाएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर 3 रेमेडीज हैं जी। एक तो ये शोकाज नोटिस का जवाब दिया जाएगा और भरपूर तरीके से इलेक्शन कमीशन का बायस होने के हवाले से ये सारे सवालात का जहां मामला उठाया जाएगा, उसमें फिर इस अगर ये शोकाज की जगह अगर ये जजमेंट है वो कह रहे हैं तो इस जजमेंट को चैलेंज किया जाएगा। तीसरा जो ओवरसीज के हवाले से मामला हैं, ओवरसीज खुद पाकिस्तान में आकर ये मामला चैलेंज करना चाहते हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का जो डेफिनेशन सेक्शन है और जो ऑर्डर जो आर्टिकल 15 है जिसके अंदर कहा है पोर्शन ऑफ द फंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। अब ये लैंग्वेज इतनी वेग है, ये कॉन्फ्लिक्ट करती है आर्टिकल 17 के साथ, इसको अलग सेपरेटली चैलेंज किया जाएगा। मैंने इसके ऊपर ओपिनियन लिख के काफी डिटेल में खान साहब तक भिजवा दिया है, अपना तकरीबन को 30-32 सफ़ों को मुख्तलिफ ऑप्शन सामने रखी हैं। वहां बैठ के आप ये फैसला करना है इसको क्या लेके जाना, लेकिन हर फोरम पे इसको लड़ा जाएगा और कहीं भी पीछे नहीं हटा जाएगा इस मामलात में, क्योंकि ये आईनी और कानूनी हक है। इलावा जी जो अगली जो बात है ना, एक और मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तैनाती को चैलेंज किया था कि वो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिक स्ट्रेंथ नहीं है रूल 39 नेशनल असेंबली रूल्स के तहत। अभी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए थे, अपना स्पीकर ने उनको गैर कानूनी तौर पर बना लिया और ये अपोजिशन लीडर है नहीं, यानी वो असेंबली के अंदर बैठकर कहते हैं मैं अपोजिशन लीडर हूँ, कहते हैं और बाहर में मैंने इलेक्शन लड़ना है PMLN के। दिलचस्प बात है, ये बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ आपको। पूरी दुनिया के अंदर अपोजिशन लीडर का रोल होता है अकाउंटेबिलिटी। अपोजिशन लीडर ने अकाउंटेबल, आप अंदाजा लगाएं, बजट बड़े आराम से पास हो गया, नैब की अमेंडमेंट बड़े आराम से पास हो गई और उसके बाद आप ओवरसीज के हवाले से जो मामला था वो भी कोई भी आवाज आपने सुनी नहीं है। और चेयर पर नैब देखिए, रातों के बंद कमरे के अंदर बैठकर ये सारा और आगे बड़ा खतरनाक काम है कि ये फर्ज करें गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो अपोजिशन लीडर की मुशावरत के साथ केयरटेकर बनेगी। बिल्कुल ये बात है सर मैं ये अगर आमिर रज़ा साहब से, क्योंकि टाइम की मेरे पास किल्लत है, आमिर रज़ा साहब आपके फाइनल कमेंट्स। एक तो चीज ये कि सर ये जो केयरटेकर बनेगी जो अभी बात बताई, ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि वही जिन्होंने नून सलमान साहब, एक बात तो यह है कि जस्टिस काजी फायद ईसा के केस में अगर देखा जाए तो एक तरह से जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिटर्डेंट ही कर दिया गया है। हालांकि वो ओपन एंड शट केस था, कई हालात के ना उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह होने दी। आपको पता है कि FBI की रिपोर्ट भी आ गई थी और वो मनी सोर्स और बाकी चीजें नहीं साबित हो सकी थी। अब इसके अंदर 3 चीजें तो ऐसी हैं बुनियादी तौर पर, देखे मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी और दूसरा है मिसकंडक्ट। अब मिसकंडक्ट को अगर देखा जाए तो ये जुडिशियल मिसकंडक्ट तो बनता है। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन तारीख में इतने बड़े बड़े, मैं लफ्ज ब्लंडर कह रहा हूं, कैसे इस्लामाबाद के हवाले से कई केसेस आए जिसमें 62(1)(f) के जरिए नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट नहीं है और उन्होंने ये कोर्ट कर दिया, वो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दी जजमेंट्स। फिर उसके बाद आपने देखा कि 5 मखसूस नशिस्तों का मामला आया, इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट नहीं है। मैं जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको, इस मौजूदा गवर्नमेंट को फेवर देने के लिए क्या किया, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया और PMLN के वकील तो थे ही थे। यानी आप अंदाजा लगाएं इस हद तक जा सकते हैं। फिर अभी रिसेंट आपने देख लिया कि ये कोई शोकाज किए बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया और इतना कंट्रोवर्शियल हो गया। मुनासिब यही होगा कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला वापस ले, शोकाज दे, शोकाज के बाद ये मुनासिब फैसला सुनाए। मोहम्मद असलम मलिक है कनाडा से, उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया है बाकायदा, मैंने आज लिख दिया है
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस पे कॉग्निजेंस ले, जो कि आर्टिकल 209 के तहत आना है। 2 असेंबलियों के करारदादें पास हो गई, पंजाब असेंबली से और केपीके से थे, तो ये भी उनके ऊपर एक तरह से डिससैटिस्फैक्शन है। दो बड़ी सूबों ने करारदाद और ये सीट से क्यों चिमट के रह रहे हैं। तो सर 209 जो है वो क्या कहता है? ये यही कहता है कि आइन की खिलाफ वर्जी, यानी जिस ओथ के तहत आप ओथ, मतलब उस तरह तो ओथ नहीं होता है, लेकिन आप जिस तरह से बिस्मिल्लाह करके अगर आप काम शुरू करते हैं उसकी खिलाफ वर्जी, जानिबदारी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इस चीज को अगर आप प्रमोट करते हैं एक सरकारी कुर्सी पर बैठ के, तो फिर आपके लिए मसाइल क्रिएट होते हैं। 209 में ये इसी के सारे मामला हैं। जी बिल्कुल, यही तो मिसकंडक्ट है ना, यही तो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। और कई और चीजें हैं। मैंने मिसाल के तौर पर पीडीएम के लोग मिलने के लिए गए, उन्होंने आके कहा, हमने उनको कहा कि फैसला सुनाए जल्दी, और आपने उसकी बात मानते हुए फौरन और आपकी तरफ से रिबटल कोई नहीं आया। ये एक ऐसा मौका है। और एक मैं बात और आपको बता दूं, यानी उसके देखिए सिर्फ यही नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करो। क्यों भाई? आपके पास आपका दायरा इख्तियार आर्टिकल 6 के बाद खत्म हो गया। आप कौन होते हैं? ये अगर फॉरेन फंडिंग मामला देखना है, ये तो वफाकी हुकूमत का है। आप कह रहे हैं आर्टिकल 17 में चले जाए। क्यों चले जाए आर्टिकल 17 के अंदर? आप कौन है? यहाँ से पदरीती बड़ी वाज़ेह तौर पर यहाँ है। और ये तो बेस्ट केस है अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को टेकअप कर ले। एक और बात बता दूं आपको, आर्टिकल 17 के तहत अगर मामला को आप देखेंगे, मेरी नजर के मुताबिक तो पार्टी की डिसोल्यूशन का मामला बनता नहीं है। अगर चलें फर्ज करें, बड़ा शौक है गड़ा खोदना है तो गड़ा खोद लें, उसके बाद क्या होगा? अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी डिसबैंड कर दें, तहलील कर दें, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, आपको फॉरेन इलेक्शनों की तरफ जाना पड़ जाएगा। यानी क्या होगा? अब कौमी असेंबली की सीटें सारी खाली होगी, पंजाब में से मेजोरिटी गई, केपीके में से मेजोरिटी गई, सिंध असेंबलियों में से सीटें चली गई, इतना बड़ा इलेक्शन आप कैसे कर सकेंगे? कौमी असेंबली तो ये तो खाली है ना, वो तो सिर्फ हुकूमत ही है वहाँ पे। 135 सीटें हैं वो तो वैसी खाली में उनकी, जो उन्होंने देखिए ना, आप यहां से अंदाजा लगा लें। और एक और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो 62(1)(f) के हवाले से। मैं चाहूंगा मैं वो भी बता दूं, 62(1)(f) बेसिकली बात करता है आपकी जात की हद तक। नवाज शरीफ ने उनके पार्टी के पैसों से या उस हवाले से वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो हुए थे अकामा लिया, बेटे की तनख्वाह ले रहे थे, किसी महीने में कोई तनख्वाह ना ली, तो उन्होंने कहा मुझे बेटे की तनख्वाह ना लेने पे। भाई आपने झूठ बोला, आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया ना। अगर आपने दूसरी शादी की होती वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता आपको। जी बिल्कुल। अब इमरान खान साहब ने तो जो उनका नॉमिनेशन पेपर के अंदर है वो डिस्क्लोज, अब मजाक ये है, देखें इतने परेशान है, शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हैं, तोशा खाना में जी आपने डिक्लेयर नहीं किया। तोशा खाना के डिक्लेयर नॉमिनेशन पेपर के बाद की बातें हैं, वजीर आजम आने के बाद है। जिस वक्त वजीर आजम बने उस वक्त जो नॉमिनेशन पेपर दिए थे उसके मुताबिक हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं। और 62(1)(f) पे मैं चैलेंज करता हूं कि इमरान खान साहब तो इस मामले में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अच्छा सर, मैं इसका सियासी पहलू, क्योंकि सियासी मामला बेहतरीन तज्जिया करते हैं आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब बताइएगा अभी। बिल्कुल जी, मैं जरा 2 हाथ आगे जाऊंगा। जरा फवाद ने थोड़ा सा लिहाज रख लिया है, मैं जरा उससे 2 हाथ आगे जाऊंगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार और एक आजाद इदारा है। कोई एक अमल ऐसा बता दें जो आजाद और खुद मुख्तारी का उन्होंने एलिमेंट दिखाया हो। पीडीएम गई, भाई ये बेसिकली रेफरेंस दायर किया अकबर एस बाबर ने। ये पीडीएम का क्या ताल्लुक आ गया इसमें? और पीडीएम ने आकर जो बातें कही उनको रिबट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और वो एडमिशन है, जजमेंट है इफ्तिखार चौधरी की और खास तौर पर बहुत बेनजीर की। जो आपने बाहर कह दिया है वो सारा जो आप मीडिया पे आ गया, नहीं मानेंगे तो सारा कुछ सच आ जाएगा। और मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूं कि वो जो ये तो एक कागज का टुकड़ा, एक रिपोर्ट है, इसको ऑर्डर भी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन उसकी रिबटल में आपने हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है सबने आके उनको कह दिया, इनकार कर दिया उन्होंने। और इन्होंने उनको मुल्क दुश्मन बना दिया है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, उन्होंने उनको मुल्क दुश्मन बना दिया है। यानी पहले उनसे वोटर हक छीना, सबसे पहले उनसे उसका वोटर हक छीना, और उसके बाद अभी क्या किया उन्होंने उनसे बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर रहो, तुम कुछ ना करो, और उनको बाहर बिठा दिया। इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदार होता तो आर्टिकल 10 ने कहा गया, उनको बुला लेता
कि बताएं भी आप पाकिस्तानी हैं या नहीं है, क्या फर्क पड़ता था? आपने इतना कुछ लिख दिया, आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस बनता अबराज है। ग्रुप की अगर चीजें निकाल दी जाए ना अजहर साहब, अबराज ग्रुप की, तो सर ये जो चीजें निकल कर आई हैं वो ज्यादा कितनी है? 1 लाख 2 लाख रुपए पाकिस्तानी, मैं डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, 2 लाख हैं, 2.5 लाख हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है सर। 1 अरब 33 करोड़ रुपए पीटीआई ने जमा करवाए थे, जो उसके सारी चीजें जमा कराई थी। 31 करोड़ का डिफरेंस है गालिबन, अगर मैं सही हूं तो। अच्छा, मैं जो बात आपको कहा बड़ी जबरदस्त आपने कह दी ना कि अरबों रुपए पैसा लिया और इतनी बड़ी सियासी जमात ये फर्ज करे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख या 1 करोड़ रुपया लेके अपनी साख को मुतासर करेगी। देखिए, आप ये बताएं कि आर्टिकल 6 के तहत पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत सिर्फ ये था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्म वगैरह से पैसे नहीं लेने आपने। अच्छा, वहां से आगे वो क्या कोई मोसाद है, कोई CIA है, कोई MI5 MI6 है या NDS से पैसे लिए हैं या बैरून मुल्कों से पैसा लेकर यहाँ पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट टॉपल कर दी है? मैं आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन दे देता हूँ, ये पैसा वो पैसा जो मुल्क में गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल हो तो वो फॉरेन फंडिंग कहलाएगा और उसके जरिए पार्टी तहलील हो सकेगी। मेरी बात सुन लें आप, बड़ी वजाहत के साथ बात बता रहा हूं आपको, ये रेफरेंस बनता ही नहीं है तहलील का। ये तो मजाही है। तो अभी तो पहले इलेक्शन कमीशन को जस्टिफाई करना है आपने। अभी तो उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है ना। फिर मैंने एक और बात कही थी, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कहां से आ गया भाई? आर्टिकल 6 के तहत आपके पास कंप्लेंट आई है, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी, आप कह रहे हैं उसमें FIA भी इंक्वायरी, और कमाल की बात है आर्टिकल 17 के तहत भी भेज रहे हैं। किस कानून के तहत भिजवा रहे हो? यही है केस का सबूत है जो मिसकंडक्ट में लेके जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो एक चीज आई है, अब उस चीज में भी अगर रेफरेंस नहीं। एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, और वो हम डॉक्टर इसरार अहमद साहब को भूल नहीं सकते कि उन्होंने असफंदयार वली, फजलुर रहमान और उनके आबाओ अजदाद के बारे में जो कहा, क्या हमें समझ नहीं आना चाहिए कि साजिशें कहाँ हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है? बहरहाल सुनिएगा डॉक्टर इसरार अहमद साहब क्या फरमाते हैं। वो असफंदयार वली, जिसका दादा, जिसने पाकिस्तान में दफन होना गवारा नहीं किया, जिनका पुख्ता मौक़िफ़ ये है, इसके बाप का भी वली खां का ये था कि अंग्रेज ने बनाया है, पाकिस्तानी अंग्रेज का बनाया हुआ है, ये अंग्रेजी साजिश के नतीजे में वजूद में आया, एंड दे बिलीव इन दैट। और उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान हैं, जिनके वालिद मरहूम ने यह कहा था कि अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। ये है इस वक्त वहां की फोर्सेस। और जनूब में न मालूम कब से इनका नक्शा बन रहा है, जब से ये MQM कायम हुई थी, महाजिर कौमी मूवमेंट थी, बाद में उन्होंने अपना रंग बदला है, कुछ तब्दील किया है, लेकिन ये कि असल में तो वही है। गिरगट रंग बदल रहे तो उसकी फितरत तो नहीं बदलती है, तो वही उर्दू स्पीकिंग। और अब जो हंगामे हो रहे हैं वो पख्तून और उर्दू स्पीकिंग के दरमियान हंगामे हो रहे हैं, और ज्यादा पठानों को मारा जा रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं। ये बसें वसें जितनी जलती हैं वो इसलिए कि ज्यादातर ट्रांसपोर्ट जो है वहां पर वो पख्तूनों के हाथ में है। ये वजीरी वगैरह लोग जो है महसूद हैं, ये लोग हैं। जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।